Okay, so now we'll move on to exercise miscellaneous, class 11 sets, chapter 1 sets, right? So miscellaneous exercise अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो भी इसका आखिरी क्वेश्चन है वहाँ तक। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं सीधा क्वेश्चन पे ही आ जाता हूँ। ये मिसलिनियस आपकी हेडिंग मैंने जरा से डाल दी थी। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर द व्हाट सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। हमें ये 3 सेट्स दिए हुए हैं, 4 सेट्स दिए हुए हैं। वो कहता है कि कौन किसका सबसेट है, ये हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इससे पहले अगर आप एक्सरसाइज आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। पूरा सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है विद एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स के साथ। तो अब हम बढ़ते हैं मिसलिनियस के पास और फटाफट से इसको ख़त्म करके देन फिर हम नया चैप्टर को ही शुरू करेंगे। सो सबसे पहले हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, कोई रोस्टर फॉर्म में दिया है, कोई सा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सबको एक इक्वल मतलब एक तरह से बना लेते हैं और अंडरस्टैंडेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए सेट ए क्या कहता है, सेट ए बनाते हैं सबसे पहले। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज क्या कंडीशन, ये एक्स की स्क्वायर बनेगा। ये ना मतलब प्रिंट करते हुए थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम आ गया। ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, ये याद रखना। एक्स स्क्वायर माइनस 8, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले हम अगर इसको आप पहले तो या तो सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन बात है। इसको या तो सॉल्व कर लो, सॉल्व नहीं कर सकते तो आप एक एक करके वैल्यूज डाल के चेक कर लो कि कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको जो है एक्स की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आता होगा सॉल्व करना, ठीक है। तो एक्स की आपको यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जो कि होंगी 2 एंड 6। अगर आप 2 एंड 6 को इसमें डाल भी दोगे जैसे तो 0 ही मिलेगा। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 प्लस 12, 4 माइनस 16 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 6 का 36, 8 इंटू 6, एक्स की जगह 6 डाल दोगे, सिमिलरली आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ए सेट हमें मिल गया। अब हम जाते हैं बी सेट की तरफ। बी सेट हमें पता है क्या दिया हुआ है, 2 4 6। सी सेट इनफाइनाइट दिया हुआ है ये तो, और डी सेट क्या दे रखा है अपने को, ये, ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। सो देखो, अगर आप देखो ए क्या है, 2 6, 2 6 किसके अंदर आ रहा है, 2 6 बी के अंदर आ रहा है, 2 6 सी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन डी के अंदर नहीं आ रहा। तो मतलब वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ये हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा साफ लिखते हैं, रुको। हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। ये 2 हो गई। अब इसके बाद आगे अगला देखते हैं, अगला क्या बनेगा, 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 क्या सी के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अब डी के अंदर क्या आ रहा है, 6। देखो ये किसी का सबसेट कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें तो इन्फाइनाइट नंबर्स हैं, सारे नंबर तो आने, ये खाली यूनियन का हो सकता है, यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट का हो सकता है। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी आपको, सॉरी उसके लिए। लेकिन हाँ, सो अब ये तो मतलब यूनिवर्सल सेट का ही हो सकता है ना खाली सी, तो क्योंकि इन्फाइनाइट तक जा रहा है वो। और यूनिवर्सल सेट भी कौन सा, इन्फाइनाइट नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का या रियल नंबर्स का। अब डी क्या है, डी है 6, तो क्या है, डी भी बिलोंग करेगा, यस। डी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब डी को और भी देख लेते हैं, क्या डी ए के अंदर आ रहा है, क्या डी बी के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है। डी ए के अंदर भी आ रहा है, डी बी के अंदर भी आ रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं डी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो ये 3 हो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। तो टोटल 6 कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे वेरीफाई हुई हैं एग्जाम आंसर नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। अब देखेंगे हम एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस का। क्वेश्चन नंबर 2 वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर फॉल्स है तो एग्जांपल दे दो। पहला पार्ट देखते हैं हम इसका। वो कहता है x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, देन x बिलोंग्स टू b। वैसे तो मुझे पता है इसका आंसर फॉल्स है, लेकिन क्यों वो आप समझाते हैं आपको। देखो मान लो आपके पास एक सेट है, एक सेट है, मैं अगर आपके पास एग्जांपल लूँ 1 2, ठीक है, और x आपके पास है 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली x बिलोंग कर रहा है a को, ये कंडीशन पहली तो प्रूफ हो गई है ना, पहली तो हमने सेटिस्फाई कर ली कि x बिलोंग्स टू a अपने पास 1 2 है, x 1 है। वो कहते हैं a बिलोंग्स टू b, मतलब b क्या है अपने पास, सिंपल है ना। अगर b बिलोंग्स टू a है, a बिलोंग्स टू b है, तो यही होगा। सेकंड भी इफ हमने प्रूव टेक ले लिया। अब वो कहता है क्या x बिलोंग्स टू b होगा। तो अब हम अगर इसको इसके अंदर हम वैल्यूज डालें, a की वैल्यू क्या है 1 2, बताओ अब बताओ क्या x बिलोंग्स टू b होगा, नहीं होगा। क्यों, देखो क्योंकि a जो है वो जो b का जो b का जो सेट है ना वो a है, 1 नहीं है, 1 a का सेट है। अब अगर आप यहाँ देखो तो b के अंदर नहीं है 1, वो b के अंदर a है, a के अंदर है 1, b के अंदर नहीं है। सो ये फॉल्स कंडीशन है, हमने एग्जांपल दे दिया, ठीक है। अपना सेकंड जो पार्ट है उस पर देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि मतलब एग्जांपल ले लेके करते हैं हम। a इज अ सबसेट ऑफ b, a हम मान लेते हैं 2, ठीक है, a 2 है, और b हम मान लेते हैं आपका कुछ भी, मान लो 1 2, ठीक है, a 2 है, b 1 2 है। अब वो क्या कहता है नेक्स्ट, b बिलोंग्स टू c, b जो है वो c को बिलोंग करता है, मतलब c क्या है, c हम मान लेते हैं, b तो है ही है, लेकिन हम एक आधा नंबर और मान लेते हैं, 1 b और 3, ठीक है, या 1, इसको 1 तो क्योंकि दोबारा आ जाएगा तो 0 मान लेते हैं इसको, 0 b 3। अगर आप इसको फर्दर मतलब थोड़ा थोड़ा सा ओपन कर दोगे तो क्या बनेगा, c इज इक्वल्स टू 0, b क्या था अपने पास 1 2 और 3, ये आपके पास बन गया सी सेट, ठीक है। क्या बी बिलोंग करता है सी को, ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब वो कह रहा है क्या ए बिलोंग करेगा सी को, हमें ये चीज अब अपने को प्रूव करनी है, क्या ए बिलोंग करेगा सी को, नहीं। क्यों, वापस से सेम चीज अगर आप देखो, देखो बी तो बिलोंग करता है सी को, ये चीज तो उसने बता दी, लेकिन ए क्या बिलोंग करेगा सी को, नहीं, क्योंकि ए के अंदर क्या है 2 है, लेकिन 2 सी के अंदर थोड़ी है, 2 तो बी के अंदर है और बी सी के अंदर है। सी का और 2 का, 2 मतलब ए का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना, इंटरमीडिएटरी बी के साथ है, बी एक इंटरमीडिएटर है दोनों के बीच में। सो इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना कोई, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है अगर, क्योंकि 2 अगर यार अब 2 क्यों लिखूँ मैं यहाँ, तो बी लिखूंगा क्योंकि बी सी को बिलोंग करता है। अब बी की वैल्यू 1 2 है, हमने वो सेट करली ब्रेसेस डाले हैं ना ये बीच में, देख रहे हो करली ब्रेसेस डाले हैं, तो मतलब सी से 2 का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कोई। सो हैंस वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द पेन चेंज, पेन चेंज, हाँ, पार्ट 3। वो कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ये कहता है। तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी, अब वापिस से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब 2 हो गया ए, और बी क्या हो गया अपने, वापस मैं ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2, ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया आपके पास बी, ठीक है, 1 2 हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन प्रूव हो गई कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी वो कह रहा है बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, तो सी क्या बना देंगे अब, 1 2 3। देखो यहाँ बिलोंग्स और सबसेट में डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ क्यों नहीं करली ब्रेसेस लगाया। बिलोंग्स और सबसेट में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, ठीक है। सो ये बन गया आपका सी। अब देखो दोनों कंडीशन प्रूव हो रही है, क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी हो रही है, क्या सी इज बी इज सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, यस ये भी हो रही है। अब तो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ सी होगा, क्या 2 सी के अंदर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू द पार्ट 4, part number 4, if A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is not a subset of C। ऊपर वाले का ही उल्टा कर दिया इसने, तो कुछ भी नहीं किया। क्या होगा अब वो देखते हैं। A is not a subset of B, B is not a subset of C, then A is not a subset of C। अब एग्जाम्पल, इसको भी वापस से एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अब थोड़ी सी फिगर्स चेंज कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उसने बोला नॉट अ सबसेट है ना। सो A हम बोल देते हैं आपका 1 2, थोड़ा फिगर थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। बी हम बोल देते हैं आपका सबसेट नहीं होगा ना, 3 4 5, 3 4 5 है ना। और सी हम बोल देते हैं, अब वो सी भी हम बना लेते हैं। सी कहता है कि वो बी का सबसेट नहीं होगा, सी विल नॉट बी द सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी विल नॉट बी द सबसेट ऑफ सी, सॉरी। तो 1 सॉरी सी क्या बनेगा आपका, थोड़ा नीचे बना देते हैं। सी को आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सी। सो 5 6 7 8 9 मान लो ये है बी आपका, सी आपका। तो क्या अगर आप इस कंडीशन को देख रहे हो, क्या आप ये कह सकते हो कि देखो ये तीनों कंडीशंस हो गए रख दी हमने, क्या आप ये कह सकते हो कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी? नहीं, ये कंडीशन तो झूठ है, ए तो आ रहा है सी के अंदर, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 5, वो कहता है पार्ट नंबर 5 में वो कहता है इफ x बिलोंग्स टू a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, ये हमें बताना है। सो देखो x बिलोंग्स टू a मतलब अब हम सेट वापस से सेट ले लेते हैं। ए सेट हमने क्या ले लिया, मान लो क्या ले लेंगे, 1 3 5, ठीक है। बी हमने सेट ले लिया एक, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी है ना, तो हमने ले लिया 2 4 6, ये बी हो गया अपने पास। नाउ एक्स हम मान लेते हैं 5, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 5, तो ऑब्वियसली एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। क्या बट एक्स बिलोंग कर रहा है बी को? क्या एक्स बी को बिलोंग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, तो मतलब ये कंडीशन हो गई फॉल्स। नाउ लास्ट पार्ट, वो कहता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, देन एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, वो ये पूछना चाह रहा है। तो फटाफट से कर देते हैं इसे भी सॉल्व। देखो ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1 2, बी क्या बोल देते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। वो कह रहा है एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स की वैल्यू बी को नहीं बिलोंग करती, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 5 है यार, ठीक है। एक्स की वैल्यू 5 मान लेते हैं वापस से। अगर एक्स की वैल्यू बी को नहीं बिलोंग करती है, तो क्या एक्स की वैल्यू ए को बिलोंग करेगी? नहीं करेगी, तो मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ट्रू। देखो मतलब अगर एक्स की वैल्यू मान लो 5 है,
अब अगर आप मान लो 1 ले लेते तो 1 बी को भी बिलोंग कर जाती है ना, लेकिन ये फिर अगर बी को बिलोंग कर जाती तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती। अब इनमें से कोई भी नंबर ले लेते तो वो बी को बिलोंग कर जाती, फॉल्स हो जाती। 1 ले लेते, 2 ले लेते, दो ही नंबर तो ले सकते हो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ करने के लिए। 1 या 2, 1 2 लेते तो वो बी को भी बिलोंग कर जाती, ये कंडीशन हमारी फॉल्स प्रूफ हो जाती। सो इसलिए ये कंडीशन ट्रू है। सो क्या क्या आंसर आए एक बार देखते हैं फटाफट से। फॉल्स, ट्रू, मैं कोला कर देता हूँ, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि लेट ए बी सी 3 सेट्स हैं, और हमें देखो ए बी सी 3 सेट्स हैं सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी। हमें ये प्रूफ करना है। अभी इससे पहले हमने जो एग्जांपल्स करे हैं ना, उनमें भी हमने ये देखा है सेम क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे हम कर देते हैं प्रूफ। इसको फटाफट से कैसे करेंगे, देखो वही हम बिलोंग वाला यूनियन वाला करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू b, ये हम लेट करके चलते हैं। ठीक है, अब हम कंडीशन चेक करते हैं कुछ। ये लेट कर लिया हमने। ठीक है, अगर हम बोलें कि x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a, सॉरी x बिलोंग्स टू a, ये हमने अगर मान लिया, अगर ये है, अगर x बिलोंग्स टू a है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, और जो इज इक्वल्स टू है a इंटरसेक्शन c, ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर x a को बिलोंग करता है तो x a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, है ना। x a इंटरसेक्शन c को भी बिलोंग करेगा, और x a इंटरसेक्शन c को बिलोंग करेगा तो x c को भी बिलोंग करेगा, और जब सबको बिलोंग करेगा तो ये वाली कंडीशन प्रूव हो जाएगी, है ना। ये कंडीशन का मतलब ही ये है ना, हमें तो ये गिवन है ना, हमें तो ये चीज़ गिवन है ना। अगर ये चीज़ तो हमें अपने को गिवन है ना, ये चीज़ अपने को गिवन है, तो इससे ये चीज़ प्रूव हो गई कि x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, x बिलोंग्स टू सी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, b इज इक्वल्स टू सी, मतलब हमें ये प्रूफ करना है। इसको अगर आप दूसरी भाषा में लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो कि b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। हमें ये दोनों चीज़ें लिखनी है। ये सबसेट है यार, ठीक है, थोड़ा सा ना, ये सबसेट है, हमें ये चीज़ दिखानी है बेसिकली। ठीक है, सो अब हमने ये पहला इफ़ कंडीशन चेक कर लिया। अब दूसरा अगर मान लेते हैं हम कि इफ़ ये है ही नहीं कंडीशन, x नॉट बिलोंग्स टू ए, ये मान लेते हैं हम, अगर x बिलोंग ही नहीं करता ए को, तब क्या होगा, तब x बिलोंग करेगा किसे, ए यूनियन बी को। इससे पहले सारी प्रॉपर्टीज जो हैं इसके रिगार्डिंग वो हम पढ़ चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हो। देखो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा। अब हमें ये भी पता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है ना, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, ये अपने को पता है, ये अपने को गिवन है क्वेश्चन में पहले, ये देखो ये गिवन है अपने को पहले गिवन। सो नाउ जब हमें ये पता है तो हम अब x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी भी होगा। ठीक है, मगर यहाँ अगर इस वाले इफ़ के अकॉर्डिंग जाएं तो x नॉट इक्वल्स टू ए है, लेकिन x बिलोंग्स टू बी सी ज़रूर होगा। इस वाले इफ़ के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ खाली। ठीक है, इस वाले इफ़ के अकॉर्डिंग ये बात हो गई। और यहाँ से अगर हम क्रक्स निकालें तो वो क्रक्स ये बनेगा कि, रुको, वो क्रक्स ये बनेगा कि इस बॉक्स के अंदर लिखते हैं, पेन ब्लैक। वो क्रक्स ये बनेगा कि x बिलोंग्स टू c
ये क्रक्स बना, तो मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन? अभी था खाली वन पार्ट। अब लेट कर लेते हैं हम, लेट सिमिलरली, हम सिमिलरली बात करेंगे। एक्स हम जो है मतलब बेसिकली बी और सी को इंटरचेंज कर देंगे। जब हम यहाँ पे x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए की जगह बी हो जाएगा या सी हो जाएगा, जो भी हम आप करना चाहो। तो अगर आप जब इसको सिमिलरली करोगे, बी और सी को इंटरचेंज करके, हम क्या करेंगे, बी और सी को इंटरचेंज कर देंगे। जब हम बी और सी में इंटरचेंज कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा सिमिलर स्टेप्स करने के बाद कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये अपने को मिल जाएगा। हमें बेसिकली इक्वल प्रूफ करने के लिए यही दोनों कंडीशंस प्रूफ करनी थी। सो ये दोनों चीज़ें कंडीशंस प्रूव हो जाएंगी तो बी इज इक्वल्स टू सी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। हमें ये शो करना है कि ये जो 4 कंडीशंस हमें दी हुई हैं, चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इक्वल हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये शो करने की कोशिश करेंगे कि जो 1 है वो इक्वलेंट है 2 के। ठीक है, पहले ये हम शो करने की कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं 2 के। ठीक है, तो देखो पहला जो 1 हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट, वो कहता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी वो कह रहा है। इसका सिंपली मतलब क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है? मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन बी। द एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो इन बी, क्योंकि ए क्या है? सबसेट है बी का। ये चीज वो कह रहा है, सिंपल है ना? सो नाउ अगर हर एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, ए जो सबसेट है ना, थोड़ा सोच के देखो, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो क्या ए में जो ए माइनस बी करने पे नल आएगा नहीं आएगा? ओ एम्प्टी सेट आएगा नहीं आएगा? मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो मान लो ए सेट है आपके पास 1 2 3, बी सेट है आपके पास 1 2 3 4। नाउ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये चीज हमें यहां से दिख रही है। अब अगर हम ए माइनस बी करेंगे, अगर हम ए माइनस बी करेंगे, तो अब देखो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए बट नॉट बी। ए के तो सारे एलिमेंट आए लेकिन बी के ना आए। ए के तो सारे एलिमेंट हो लेकिन बी के ना, बी का एक भी एलिमेंट ना हो। तो अगर आप करने मतलब ए के तो सारे एलिमेंट आ जाएं लेकिन वो एलिमेंट आए जो खाली ए के हो, बी के ना हो। आपने देखा है पहले भी, एक आंसर क्वेश्चन कैसे करते हैं ना। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो बी का तो नहीं है, सिर्फ ए का है? जो बी के पास तो नहीं है, सिर्फ ए के पास है, ऐसा कोई एलिमेंट है? नहीं है। तो ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब नल है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1 और 2 इक्वल है, इक्वलेंट है। अब देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। पहले कहता है वो फर्स्ट पार्ट में कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ऑल्सो इन बी। अब देखो ये एग्जांपल मैंने लिया, ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 1 2 3 4। ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, एग्जांपल ले लिया हमने, लेट कर लिया। सो अगर ए माइनस बी हम करते हैं, ए माइनस बी हम करते हैं, मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो खाली सिर्फ ए के अंदर आते हैं, जो सिर्फ ए के अंदर आते हैं, जो बी के अंदर नहीं आते। वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए माइनस बी के अंदर। लेकिन यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ ए के अंदर आता हो? अगर 1 पे जाओगे तो 1 तो बी के अंदर भी आता है, 2 पे जाओगे 2 भी बी के अंदर आता है, सी पे जाओ और 3 पे जाओगे तो वो भी बी के अंदर आता है। तो ऐसा कोई एलिमेंट बचा जो सिर्फ ए के अंदर आता है? नहीं बचा ना, तो इसलिए नल। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट और सेकंड है वो इक्विवेलेंट है। हम यहाँ अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, फर्स्ट
इज इक्विवेलेंट टू सेकेंड। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे, उसके आगे भी हम जो जो है वो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। पेन बदल लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हम प्रूफ, अगर आप इसी तरह से 1 को 3 से भी करना चाहो, 1 को 4 से भी करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। मैं डायरेक्ट, ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना जाए, तो मैं करके देखता हूँ। सेकंड को थर्ड से, सेकंड को थर्ड से करके देखेंगे हम। ठीक है, टेढ़ा चला गया थोड़ा सा, सॉरी। चलो सेकंड को थर्ड से करके देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। वो कहती है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। वो कहती है a माइनस बी इज इक्वल्स टू नल। एंड थर्ड कंडीशन क्या कहती है, a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। ठीक है, ये कहती है आपको सेकंड कंडीशन। अब नाउ पेन और पतला नहीं हो सकता, नहीं, चलो ठीक है। तो ये हमारी दो कंडीशन है, सेकंड और एक थर्ड। अब हम इसको इक्विवेलेंट ट्राई मारते हैं, इक्विवेलेंट ट्राई मार सॉल्व करने की। ठीक है, वो कहता है a माइनस बी इज नल और a यूनियन b इज इक्वल्स टू b। अब देखो a माइनस बी इज इक्वल्स टू नल कब हो सकता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब a इज अ सबसेट ऑफ b हो। ये भी हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट पार्ट में, ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब, इसका मतलब ये है a माइनस बी इज इक्वल्स टू नल, मतलब ऐसा ये है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a इज इन द b। ठीक है, ये इसका मतलब सिंपल हो गया। अब वो कहता है a यूनियन b इज इक्वल्स टू b है क्या। वापिस से जो हमने भी इससे पहले एग्जांपल लिया था ना, वही एग्जांपल वापस से ले लेते हैं। a क्या बोला था हमने, 1 2 3, और हमने b क्या बोला था, 1 2 3 4। अब देखो, इस अगर एग्जांपल के साथ आप जाओ, इस एग्जांपल के साथ अगर आप जाओ, तो ये एग्जांपल, ये जो सेकंड पार्ट है, ये तो सही साबित कर रहा है कि हाँ ये एग्जांपल है। ये चीज़ इसको सेकंड पार्ट को प्रूव कर रहा है कि ये ठीक है, वेरीफाई कर रहा है। ये एग्जांपल क्या इसको वेरीफाई करेगा, लेट्स चेक इट। सो ए यूनियन बी क्या बनेगा अपने पास, 1 2 3 4, ये बनेगा अपने पास, है ना, ये बनेगा अपने पास। तो क्या देखो, दोनों कंडीशंस, अगर आप दोनों कंडीशंस को चेक करो, तो दोनों कंडीशंस पे आपको, अगर आप फर्स्ट पार्ट आपने ध्यान से देखा, तो फर्स्ट पार्ट में भी तो यही हो रहा था ना। हाँ, सॉरी, वो रिकॉर्डिंग में कुछ एरर आ गई थी। सो अब हाँ देखो, अगर आप फर्स्ट पार्ट में जब आपने देखा, तो फर्स्ट पार्ट में क्या देखा आपने कि a इज अ सबसेट ऑफ b। हम a माइनस बी इज इक्वल्स टू नल, वही लिख सकते थे। अब a यूनियन b इज इक्वल्स टू b, वापिस से वही चीज़ आ रही है कि हाँ ये कंडीशन भी प्रूव हो रही है कि हाँ ये हो रही है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों इक्वल आ रही है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गई, दोनों से एक ही तरह से सेम ही तो आंसर आ रहा है ना, कि मतलब अगर a माइनस बी नल है तो a यूनियन b इज इक्वल्स टू b, ये कंडीशन भी तो सच हो गई। अब थर्ड और फोर्थ क्या कंडीशन है, अब थर्ड और फोर्थ को भी एक बार हम मैच करके देख लेते हैं। थर्ड क्या है आपका, ये रहा, a यूनियन b इज इक्वल्स टू b एंड a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। अब हम थर्ड और फोर्थ भी कर लेते हैं। a यूनियन b इज इक्वल्स टू b एंड a इंटरसेक्शन a b इज इक्वल्स टू a, यही बोला फोर्थ में। ठीक है, सो अब ये चीज़ भी हम इक्विवेलेंट कर, देखो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हम 1 को 2 से, 2 को 3 से हम इक्वलाइज कर चुके हैं। हमने 1 को 2 से कर लिया, ये इक्वल आ गया था, मतलब इक्विवेलेंट हो गया था। 2 को 3 से कर लिया तो 2 और 3 भी इक्विवेलेंट हो गए थे, मतलब 1 और 3 भी इक्विवेलेंट हो गए। अब एक 3 और 4 को और इक्विवेलेंट बना देते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो a यूनियन b, अब वापस से हम a यूनियन b, अब वापस से अगर आप वही एग्जांपल ले लो, आप एग्जांपल वो ले सकते हो, या फिर अगर आप नहीं लेना चाहो तो इट्स योर चॉइस। लेकिन इसको हम एक काम करते, दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है,
जैसा आपकी बुक में कॉमनली दिया होता है। देखो हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अगर हम अब दोनों साइड से इंटरसेक्शन ले लें, हम अब क्या करते हैं, इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं, इसको ये बनाने की कोशिश करते हैं। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप बुक बुक मतलब आंसर एग्जाम में लिखना चाहते हो तो ये वाला मेथड आई थिंक ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, इसी वाले मेथड से करना। तो अगर आप इसको करना चाहो तो देखो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटरसेक्शन ले लेते हैं, लेट कर ले इंटरसेक्शन हम दोनों साइड से ले लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन हमने ले लिया। तो अगर अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर यहाँ पे आप लगाओ, कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप लगाओ तो वो क्या है, क्या कहेगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, राइट। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। देखो ये रहा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्या कहता है, बी यूनियन सी अगर आपके पास है और उसका इंटरसेक्शन हो रहा है ए के साथ, अरे यार ए के साथ, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ रहे हो। वो कहना चाहता है कि अगर आप ए और बी, तीन एलिमेंट्स हैं आपके पास ए बी सी, अगर आप ए बी सी में से ए और बी का इंटरसेक्शन करो और ए और सी का इंटरसेक्शन करो और फिर दोनों का यूनियन कर दो, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, बी और सी का यूनियन करके ए के इंटरसेक्शन के साथ। अगर आप ये शायद इसमें हाँ ये देखो वेन डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। क्या आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, ए बी सी तीन एलिमेंट है, ये बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी क्या है, बी और सी को दोनों को कंबाइंड कर दिया यहाँ पे, देखो बी और सी को दोनों को कंबाइंड कर दिया यहाँ पे, है ना। ये तो ना, ये क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पार्ट आ गया ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ये पार्ट कौन सा आ गया, बी यूनियन सी हो गया पहले, तो बी यूनियन सी ये पार्ट सारा, इसमें से भी अब ए के साथ जो कॉम्प्लीमेंट है वो पार्ट ले लिया, ये सारा पार्ट जो हाईलाइटेड है, ए इंटरसेक्शन सी ये पार्ट। तो फाइनली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट बना, ये रहा, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो है उसमें भी जो आंसर अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें भी आप देख सकते हो सिमिलर चीज़ हमने जो है वो यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू आप ये कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी 3 और 4 भी इक्विवेलेंट प्रूव होती है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार 4 और 1 की। 4 और 1 की अगर हम बात करें तो 4 और 1 क्या कहते हैं, एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से। 4 कहता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए और ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो, अब ए क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द बी, राइट, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ए इज इन द बी। और यहाँ पे क्या कहता है, ए और बी का जब आप कॉमन पार्ट निकालोगे तो वो ए निकलेगा। वो एग्जांपल अगर आपको याद हो अभी भी, सो ए क्या था अपने पास, 1 2 3, just to make you understand, b is equals to 1 2 3 4, ये था आपका b। अब अगर आप ये फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ हो रही है, ठीक है। अब क्या ये चीज़ भी यहाँ से प्रूव हो रही है, देखो a इज इन द, मतलब ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन द b, ये चीज़ हमें यहाँ दिख रही है। क्या ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, क्या ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम करेंगे क्या वो ए आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो मतलब
हमारा 4 भी 4 इक्वल है 1 के। तो हैंस एट द एंड आप ये लिख दो, all four statements are equivalent। ठीक है, ये चीज़ आप, और एक चीज़ और लाइन ऐड कर देना कि ए सबसेट ऑफ बी, a minus b equals to null, a union b is equals to b, and a intersection b is equals to a। ठीक है, ये चीज़ आप ऐड कर देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। थोड़ी लंबी हो गई वीडियो, मैं इसलिए स्किप मार रहा हूँ। स्किप इन द सेंस कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थोड़ी ये लंबी हो गई ये वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वॉइस। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, लाइक कर सकते हो। अगर आपको समझ आया हो, थोड़ा बहुत भी समझ आया हो, तो प्लीज़ आप वो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप उसको, अगर कोई फीडबैक हो तो उसको भी आप जो है फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।